इधर रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया चैप्टर खुल चुका है। आज यूक्रेन के एक सैनिक की मौत का एक ऐसा वीडियो सामने आया कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेलेंस्की अब अपने ही सैनिकों को मारने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यह आपको भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की के सामने पुतिन ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि जेलेंस्की ने अब अपनी मधुमक्खी ब्रिगेड को लड़ने का भी ऑर्डर जारी किया है। आग बरसाते तोप के गोलों ने जहन में इतना खौफ भर दिया है कि सरेंडर के सिवा कोई विकल्प नजर नहीं आया। जान बचाने के लिए सैनिक आत्मसमर्पण करने जा रहा है। दर्द से वो इतना टूटा है कि पांव धीरे धीरे उठ रहे हैं। लेकिन ये क्या, सरेंडर करने से पहले सैनिक के चीथड़े उड़ गए। नहीं, दुश्मन रूस ने नहीं, अपने ही देश यूक्रेन के ड्रोन ने सैनिक को मार डाला। यह तस्वीर गवाह है कि यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर जेलेंस्की के सैनिक इस वक्त किस बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तीन सालों से जंग करते करते सैनिक थकने लगे हैं। उनके पास रूस की बराबरी के हथियार नहीं हैं। रूस की शक्तिशाली फोर्स ने उन्हें घेर लिया है। उनके पास सरेंडर का बस ऑप्शन बच गया है। लेकिन जेलेंस्की को यह मंजूर नहीं कि यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक दे। बदले में यूक्रेन के सैनिकों की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। दूसरी ओर जेलेंस्की बिजी है युद्ध में नई रणनीति के लिए नहीं, युद्ध में रूस को पटखनी कैसे दें इसके लिए नहीं, फुटबॉल के मैदान में यूक्रेन की जीत देखने के लिए। І наша вдячність сьогодні збірній. Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, все вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем із Сергієм Ребровим, з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб всіх підтримати на шляху до нашої перемоги кожного. जेलेंस्की के हाथ से युद्ध निकलता जा रहा है, लेकिन जेलेंस्की हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की की इसी जिद का नतीजा है कि यूक्रेन के सैनिक युद्ध के मैदान में मारे जा रहे हैं और जेलेंस्की फुटबॉल के मैदान में मिली जीत पर जश्न मना रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को मदद में हुई देर के चलते उसकी स्थिति कमजोर हुई है। रूस ने बेहद महत्वपूर्ण अवदीविका शहर पर भी कब्जा कर लिया है। मिसाइल स्ट्राइक की वजह से घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं। आबादी का 1/3 हिस्सा मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, जैसे अवसाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। इंटरनेशनल रेस्क्यू फाउंडेशन के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। Закрила руками обличчя и в позу эмбриона я впала. И так лежала какой-то период. Я чувствовала, что что-то сыпаться на меня начало. लेकिन जेलेंस्की के कान पर इस वक्त जू तक नहीं रेंग रही, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है देर सबेर से ही सही नाटो से मिलने वाली हथियारों की मदद। जेलेंस्की की ये उम्मीद जिंदा है कि जब तक अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उसके साथ खड़ा है, पुतिन के ये टैंक और तोप कीव पर कब्जा नहीं कर सकते। इसका ताजा उदाहरण है यूक्रेन को अमेरिका से मिली रियायत। अमेरिका ने यूक्रेन को छूट दे दी है कि वो अमेरिका निर्मित हथियारों का इस्तेमाल अब केवल खार्किव में ही नहीं बल्कि कहीं पर भी कर सकता है। इससे यूक्रेनी सुरक्षा बल रूसी सेना को सीमा पर कहीं भी निशाना बना सकेंगे।
अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने अब तक कम से कम एक बार किया है। उसने रूसी हमले को रोकने के लिए बेलगोरोद में रूसी हथियारों को निशाना बनाया था। हाल ही में रूस ने उत्तर पूर्वी शहर सुमी की ओर बढ़ने का संकेत दिया था। ये भी सीमा के पास ही है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शुक्रवार को रूस की 4 तेल रिफाइनरियों को ड्रोन से निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि उसने एफएसकी, इल्स्की, क्रास्नोदर और एस्ट्राखन तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। इसके साथ ही ब्रयांस्क, रीजन और रूसी कब्जे वाले क्राइमिया में रेडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाया है। वहीं रूसी वायुसेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को यूक्रेन के 70 ड्रोन को काला सागर और क्राइमिया में मार गिराया है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देखी, लेकिन जमीनी सच्चाई देखनी अभी बाकी है, जिसका नमूना आपने यूक्रेन के सैनिक के सरेंडर के वीडियो में देखा। अब सवाल है कि यूक्रेन के सैनिक सरेंडर के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? यूक्रेनी सैनिकों के बड़े पैमाने पर हो रहे सरेंडर की कई वजहें हैं। पिछले दिनों यूक्रेन में बड़े पैमाने पर उन लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंचकर ये लोग रूसी सेना के सामने सरेंडर के लिए संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो रूसी समर्थक हैं और अब तक अंडरग्राउंड थे। ऐसे मामलों में पूरी की पूरी यूनिट सरेंडर कर रही है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों के काफी संख्या में मारे जाने के डर और हार कर बाकी सैनिक जिंदा रहने के लिए भी सरेंडर को ही बेहतर विकल्प समझ रहे हैं। भागते सैनिकों, आत्मसमर्पण करते सैनिकों, बीमार होते सैनिकों और रूसी फौज की गोली का शिकार होते सैनिकों के बावजूद ये सच है कि ज़ेलेंस्की अब भी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते देखे जा रहे हैं। Уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії. Максимально сприятливу програму, щоб це був за легкістю аналог програми 5-7-9. Але відсоток 0. लेकिन ज़ेलेंस्की सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से जीत की कोई तस्वीर नहीं उभर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस के सामने ज़ेलेंस्की बहुत दिनों तक चुनौती बनकर टिके रह सकते हैं। सैनिकों का मनोबल कमजोर हो रहा है, जो लगातार बमबारी, उन्नत हथियारों की कमी और युद्ध के मैदान में नुकसान के कारण है। मोर्चे से सैकड़ों मील दूर शहरों में युद्ध के शुरुआती महीनों में सेना में शामिल होने के लिए कतार में लगे युवाओं की भीड़ गायब हो गई है। ज़ेलेंस्की के पास इस भीड़ को फिर से खड़ा करने का कोई प्लान नहीं दिखता। लंबे चले युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं, आम लोग भी थकने लगे हैं। सवाल है कि फिर इसका हल क्या है, क्योंकि करीब 2 लाख की सेना में ज़ेलेंस्की 40,000 के करीब की सेना गंवा चुके हैं। यूक्रेन का शायद ही ऐसा कोई अस्पताल हो जहां किसी जख्मी सैनिक का इलाज ना चल रहा हो। सेना में बगावत का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2 महीने पहले ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती ड्राइव चलाई थी, जिसका लक्ष्य था 5 लाख सैनिकों की भर्ती। लेकिन यूक्रेन में इसके खिलाफ लोग भड़क गए। कहने का मतलब ये कि ज़ेलेंस्की सेना की कमी और हथियार की कमी दोनों से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। Недавно на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных иностранных дел, изложил наши коллеги работы по созданию равной и неделимой безопасности организации сотрудничества. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных. एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर पहली बार 3 टन का FAB 3000 बम का इस्तेमाल किया है। वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक फैब 3000 रूस के सबसे विस्फोटक बमों में से एक है। इन बमों के जरिए 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में ऐसा भी दावा है कि रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर 6600 पाउंड के फैब 3000 M54 बमों को तैनात भी कर दिया है।
यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी सेना कई बमों का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें 500 किलोग्राम श्रेणी के छोटे ग्लाइड बमों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर फिर हवाई हमले किए हैं। 9 क्रूज मिसाइलों और 27 ड्रोन से यूक्रेन के बिजली ग्रिड को निशाना बनाया गया। इसके बाद यूक्रेन ने पूरे देश में ब्लैकआउट की घोषणा कर दी। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के तेल डिपो पर ड्रोन से हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर लगातार हमले करने से युद्ध और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन को अमेरिका से मंजूरी मिलने पर हॉलैंड से 24 और डेनमार्क से 19 F-16 मिलने हैं, लेकिन अब जेलेंस्की ने 3 गुना फाइटर जेट की डिमांड सामने रख दी है, यानी पुतिन को रोकने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत की मांग की है। अब क्या ये डिमांड पूरी होगी? हॉलैंड में अभी यूक्रेन के पायलट F-16 पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई पुतिन की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे? अभी कहना बहुत मुश्किल है। Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі переконуємо їх. І ще одне. Ніколи російський терор не буде залишатись безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки і ціну свого. यूक्रेन को एयर डिफेंस चाहिए, फाइटर जेट भी चाहिए, मिसाइल और रॉकेट के साथ तोप के गोले भी चाहिए। यही वजह है कि जेलेंस्की ने अब ऐसे ही और हथियारों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हथियारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। जेलेंस्की को अमेरिका के नए हथियार पैकेज से बड़ी उम्मीद है। जून के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़। इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ में 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे? कब तक नाटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करने का दावा करेगा, जबकि अब तक के युद्ध में वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जून 2024 का महीना यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। सवाल है कि आगे क्या होगा? यूक्रेन को डर है कि जून के महीने में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है, लेकिन जेलेंस्की लगातार अपनी फौज में हौसले का ईंधन भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खार्किव के आसपास उनकी सेना का कमांड स्ट्रक्चर चकनाचूर ना हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।